Hello everyone, welcome back. Now today we are going to discuss about the topic electron transport system and oxidative phosphorylation. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था? क्रेब्स साइकिल. ठीक, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों को हम लोग साथ ही साथ लेकर चलेंगे. ETS शॉर्ट फॉर्म. तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है? इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है. हाँ, इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में मूव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है. ठीक, तो क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? इट इज द मेटाबॉलिक पाथवे. इट इज द metabolic pathway through which electron transfer from one carrier to another. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है और यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है. कहाँ से? वन करियर टू अनदर करियर. यहाँ करियर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है. ठीक, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है यहाँ पर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साइड में, जहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. साइट क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अच्छा, कि जैसा कि आप लोग को याद होगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें डिफरेंट स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई थी. एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था जिससे हम लोग को ATP मिला था, और सेकंड क्या था? हम लोग जैसा कि इसमें हुआ था, हाँ, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में NADH मिला था, और क्रेब्स साइकिल में NADH भी मिला था और FADH2 भी मिला था. तो क्या होगा? वो सब का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे क्या ब्रेक डाउन हुआ? क्या था? NADH था, NADH H+ और FADH2. ये क्या उसी टाइम तो हम लोग को इससे ATP नहीं मिल गया था. क्या होगा? ये जो NADH और FADH2 है, ये पहले क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा. यहाँ पर क्या होगा? ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH FADH है, ये क्या होगा? यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक, NAD+ के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा, FAD के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब. और क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? वहाँ पर मैट्रिक्स में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ वहाँ पे हमारा प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है. और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे जा रहा है जिसको ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, और क्या करेगा? वाटर का प्रोडक्शन होगा. और साथ ही साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जिससे क्या होगा? ATP प्रोड्यूस होगा. ठीक, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन कहाँ पर हुआ था? मैट्रिक्स में हुआ था. तो फिर क्या होगा? वो मैट्रिक्स से जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा. वहाँ पे क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा, वाटर के फॉर्म में रिड्यूस्ड होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, और ATP का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा. तो अब हम लोग को देखना है कि NADH ऑक्सीडाइज होकर कितना ATP प्रोड्यूस कर रहा है, और FADH2 से हम लोग को कितना ATP मिल रहा है. देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? ATP का सिंथेसिस होता है ना? सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
from ADP and inorganic फॉस्फेट। क्या हो रहा है? एटीपी फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म कर रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे हो रहा है? जब एटीपी का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, फॉस्फेट ऐड हो रहा है इसमें, और क्या हो रहा है? एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम प्रोटॉन पंप्स। क्या हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक करियर से दूसरे करियर में, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है? प्रोटॉन जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट है वो पंप करके कहाँ पर हो रहा है ट्रांसफर? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें प्रोटॉन पंप कर रहा है। ठीक, उससे जो एनर्जी मिल रही है उसी से क्या हो रहा है? एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये किससे फ्यूल्ड हो रहा है? फ्यूल्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वन करियर टू अनदर। जब ट्रांसफर हो रहा है तो साथ ही साथ क्या हो रहा है? जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ पंप कर रहा है? मैट्रिक्स से कहाँ पंप कर रहा है? जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन पंप कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एनर्जी मिल रही है उससे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, अब चलो और इसको डिटेल में देखो। एक फिगर ड्रॉ करो पहले। एक बार अच्छे से पहले सबका साइट देख लो। देखो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा होता है स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, है ना। ये समझ लो आउटर जो भी है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जहाँ पे क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ, और उसके बाद लिंक रिएक्शन कहाँ हुआ हमारा? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में क्या हुआ हमारा? लिंक रिएक्शन हुआ, प्लस क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन हुआ, मैट्रिक्स में हुआ। ठीक, अब इसके बाद क्या हो रहा है? जो हमारा लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में NADH बना था, और क्रेब्स साइकिल में साथ ही साथ क्या बना था? FADH2 बना था। तो वो क्या करेगा? उससे एनर्जी के जनरेशन के लिए वो क्या करेगा? पहले इसमें जाएगा। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो सारा हमारा रिएक्शन होगा कहाँ पर होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। हाँ, तो ETS का सबसे पहला कॉम्प्लेक्स क्या है? उसका नाम कॉम्प्लेक्स 1। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या हो रहा है इसमें? डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? जो हमारा क्रेब्स साइकिल से और लिंक रिएक्शन से जो NADH आ रहा है उसको क्या करेगा? उसके रिड्यूस फॉर्म में है NADH, तो उसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा इससे NADH से, और क्या करेगा? उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या है? FMN है, और क्या है? आयरन सल्फर सेंटर है। अब सेकंड कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कॉम्प्लेक्स 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स।
ये कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, जो FADH2 हमारा बना था क्रेब्स साइकिल में, उसको वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता है। इसका कंपोनेंट क्या है, FAD एंड आयरन सल्फर सेंटर। एंड थर्ड वन कॉम्प्लेक्स 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसका कंपोनेंट है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम B है, साइटोक्रोम C1 है, साथ ही साथ इसमें भी आयरन सल्फर प्रेजेंट है। ठीक, फोर्थ वन क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 है, जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और इसका कंपोनेंट सब क्या सब है, साइटोक्रोम A3 और साथ ही साथ क्या है 2 कॉपर सेंटर भी इसमें प्रेजेंट है। ठीक, ये सब किसका पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 किसका पार्ट हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये जो है पार्ट हो गया। इसी जो सारा कॉम्प्लेक्स है, इससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वन कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इंटर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, फिर लास्ट में फोर्थ वन में इंटर कर रहा है, और क्या कर रहा है लास्ट में जाकर, वहाँ पे मैट्रिक्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन करता है। और फिफ्थ क्या है, फिफ्थ जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ATP सिंथेज प्रेजेंट है, इसको हम लोग ATP एज भी बोलेंगे, है ना। देखो इसके नाम से ही लग रहा है ना कि ATP का सिंथेसिस करेगा ये। और इसका कंपोनेंट क्या हो गया, F1 एंड सॉरी F0 इंटीग्रल और F1 पेरिफेरल। ठीक, कॉम्प्लेक्स 5 के पास कौन सा कंपोनेंट है, F1 कंपोनेंट है और F1 कंपोनेंट है, F0 और F1 है। ठीक, चलो इसको आगे देखेंगे अभी इसके बारे में। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सारा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3, दिस इज साइटोक्रोम C, कॉम्प्लेक्स 5, सॉरी कॉम्प्लेक्स 4, और ये हो गया कॉम्प्लेक्स 5। तो ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल है। ठीक, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जहाँ पे क्या है, सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सारा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4। ये कौन सा साइड हो गया, इसको मैट्रिक्स मान लो। ये क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या नाम था, कॉम्प्लेक्स 1 में कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट था, याद है,
FMN था और क्या था, आयरन सल्फर था। ये हो गया यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, और इधर क्या है, साइटोक्रोम C है, यूबिक्विनोन दिख रहा है। यूबिक्विनोन, ये दोनों क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 ये क्या है, फिक्स्ड है अपने पोजीशन पे, ये क्या है, फिक्स्ड है। पर ये जो यूबिक्विनोन है और ये जो साइटोक्रोम C है, ये एक साइड से दूसरे साइड पे क्या करता है, मूव करता है, इसीलिए ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और ये सब जो है कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ये सब क्या है, फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब कॉम्पोनेंट 2 में क्या सब था, इसमें था FAD था, इसमें भी आयरन सल्फर था। कॉम्प्लेक्स 3 में क्या था, साइटोक्रोम BC1 था, ये साइटोक्रोम C हो गया जो कि कॉम्प्लेक्स 4 का ही पार्ट है। साथ ही यहाँ पे क्या था, कॉपर सेंटर था, साइटोक्रोम A3। कहाँ पे है ये सारा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। अब देखो इधर क्या हो रहा है, NADH+, ये तुम्हारा आया, कहाँ से आया, साइट्रिक एसिड, मान लो साइट्रिक एसिड साइकिल से ये NADH आया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आया और किस में ऑक्सीडाइज हो गया, ये कोएंजाइम है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म का कोएंजाइम है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आके ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो किस में ब्रेक डाउन हो गया, NAD+ में हो गया, और साथ ही साथ में प्रोटॉन। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज किया, साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये जो NADH है इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज किया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 में आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यूबिक्विनोन में ट्रांसफर होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यूबिक्विनोन में ट्रांसफर होगा। अब जो ये यूबिक्विनोन में ट्रांसफर हुआ तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो कहाँ, इससे कॉम्प्लेक्स से कहाँ आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, वहाँ का प्रोटॉन पंप करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साथ ही साथ क्या करता है, थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, उससे क्या होता है, प्रोटॉन पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब फिर देखो आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब NAD ऑक्सीडाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स 2 का यूज नहीं होता है। ये अब सीधे कहाँ जाएगा, ये मोबाइल करियर है यूबिक्विनोन। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा यूबिक्विनोन, इधर जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर करेगा। अब फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, साइटोक्रोम C एक्सेप्ट करेगा। जब ये इधर से इधर गया साथ ही साथ क्या हो रहा है, प्रोटॉन फिर यहाँ पे पंप करेगा मैट्रिक्स साइड से, पेयर ऑफ प्रोटॉन, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास क्या होगा, पंप करेगा। अब क्या हो रहा है, ये फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कॉपर सेंटर में जाएगा, कॉपर सेंटर से साइटोक्रोम A के पास जाएगा, साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटॉन तो प्रेजेंट होता ही है, उसके साथ मिलके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्या बना देगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना देगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पर यूज हो रहा है, सबसे लास्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सब मिलके क्या कर रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हेयर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर से कहीं नहीं जा रहा है, उसके बाद वाटर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब यहाँ पे ये हो गया, साथ ही साथ फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर पेयर ऑफ प्रोटोन कहाँ पे आएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे, फिर यहाँ से पंप करेगा। मैट्रिक्स में पहले से भी प्रेजेंट होता है प्रोटोन, तो वो क्या होगा, यहाँ पर पंप होगा। कितना पेयर ऑफ प्रोटोन पंप हुआ, 3 पेयर ऑफ प्रोटोन पंप हुआ। ठीक, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो जितना था पाथवे वो कंप्लीट हुआ। अब क्या हो रहा है, ये जो मैट्रिक्स साइड से जो प्रोटोन इधर पंप कर रहा है, आउटर साइड में पंप किया, तो ये क्या जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है पता है, एनी आइडिया? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रेडियंट बन रहा है। मैट्रिक्स का प्रोटोन कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, आउटर साइड में आ रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटोन ग्रेडियंट बना रहा है। यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप ऑफ ग्रेडियंट प्रोड्यूस होता है। एक तो पीएच ग्रेडियंट बनता है और दूसरा क्या बनता है, वोल्टेज ग्रेडियंट बनता है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, तो 2 तरह का ग्रेडियंट बन रहा है, एक पीएच ग्रेडियंट बन रहा है, वोल्टेज ग्रेडियंट बन रहा है। पीएच क्या होता है, मैट्रिक्स का पीएच थोड़ा हाई होता है और यहाँ पे जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का पीएच थोड़ा लो होता है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये जो प्रोटोन जो उधर कहाँ मैट्रिक्स साइड से इधर पंप कर रहा है, तो फिर क्या होता है, रेड पेन कहाँ है, यहाँ का जो थोड़ा चार्ज है ना, ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, और ये जो इस साइड का चार्ज है ये कॉम्पेरेटिवली पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रेडियंट कंसंट्रेशन वेरिएशन हो रहा है, पीएच का वेरिएशन हो रहा है, और फिर इसका इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का भी वेरिएशन हो रहा है। तो क्या ये जो तो ये सिस्टम क्या चाहेगा, अपने पीएच को क्या करेगा, इक्वलाइज, दोनों साइड को चाहेगा ना कि इक्वलाइज करे। तो फिर क्या होता है, उससे एक फोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोन मोटिव फोर्स। प्रोटोन मोटिव फोर्स जो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है, प्रोटोन मोटिव फोर्स। तो अब ये क्या चाहेगा, अपने पीएच को इक्वलाइज करना चाहेगा मेम्ब्रेन के दोनों साइड में। तो ये क्या करता है, ये जो फिर जो प्रोटोन है वो यहाँ से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 F0 इसका कॉम्प्लेक्स, ये हो गया F1 कॉम्प्लेक्स। ठीक, एटीपी सिंथेज है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो प्रोटोन है ये फिर क्या करेगा, फिर से फ्लो बैक करेगा, फिर से वो यहाँ से जाएगा। ये जो है कॉम्प्लेक्स, ये किसको, प्रोटोन को अलाउ करता है यहाँ से पास करने का। तो यहाँ से प्रोटोन फिर मैट्रिक्स साइड में फिर से पंप करेगा। क्या करेगा, ये एटीपीएस के कैटालिटिक साइट को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे पहले से जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, और क्या कर रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, कौन सा हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो, अब देखो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ प्रोटोन प्रोड्यूसेस हाउ मैनी एटीपी, 1 एटीपी। 2 प्रोटोन कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर 1 एटीपी कर रहा है। तो जो हमारा NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है उसका NAD+ में, तो क्या हो रहा है, कितना प्रोटोन वो पंप किया है मैट्रिक्स टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, 1 2 3 पेयर ऑफ प्रोटोन को पंप किया है, 3 पेयर ऑफ प्रोटोन पंप हुआ है। तो क्या होगा, ये जो सारा प्रोटोन है फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से रिवर्स बैक होगा, वो जाएगा फिर से मैट्रिक्स में जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटोन मोटिव फोर्स का जेनरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो फिर ये
कितना प्रोड्यूस करेगा? 3 पेयर ऑफ प्रोटोन जनरेट्स हाउ मैनी एटीपी? 3 एटीपी। तो समझ में आ रहा है ये NADH कितना एटीपी को प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल में बना, लिंक रिएक्शन में बना। तो 1 NADH इज इक्वल टू हाउ मैनी एटीपी? 3 एटीपी। कितना एटीपी हम लोग को मिल गया? एक NADH से हम लोग को कितना एटीपी मिल रहा है? 3 एटीपी मिल रहा है। आई बात समझ में? चलो ठीक, ये तो था हमारे NADH के लिए। तो यहाँ पे NADH जो हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज हुआ NADH को ऑक्सीडाइज करने में? हमारा कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यूज हुआ है, 2 का यूज नहीं हुआ है, 3 यूज हुआ है और 4 यूज हुआ है ना। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। तो टोटल हम लोग को NADH से 1 NADH से वी गेट हाउ मैनी एटीपी? वी गेट 3 एटीपी। चलो अब आ जाओ FADH2। फिर से सेम स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करो। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये वाला साइड मैट्रिक्स वाला हुआ, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सारा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक, तो अब आ जाओ, अब क्या हो रहा है? FADH2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू FAD एंड 2H+। अब क्या होगा यहाँ पर? ये FADH2 कहाँ से आया? हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल से आया है। ये किस में हो रहा है? ब्रेकडाउन FAD में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, प्रोटोन रिलीज कर रहा है। अब क्या होगा? ये FADH2 फिर चला जाएगा अपना साइट्रिक एसिड में, चला जाएगा साइकिल में, और फिर से अपना जो उसका वहां पर काम है अपना जाकर करेगा। ठीक, अब देखो ये जब ऑक्सीडाइज हुआ तो साथ ही साथ क्या हो रहा है? प्रोटोन रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कॉम्प्लेक्स 2 का ये इलेक्ट्रॉन पहले आएगा यूबिक्विनोन के पास आएगा, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है। तो फिर क्या होगा? ये फिर यहाँ से चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स 2 है, ये देखने ही से, इसके स्ट्रक्चर को देखने ही से लग रहा है क्या कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 था, 3 था, 4 था, सब क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना। इसका देखो यहाँ वाला जो है फेस और ये एंड से मिलता है, ये क्या कर सकता है? प्रोटोन को पंप कर सकता है अपने एक साइड से दूसरे साइड में, बट ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, तो ये क्या करेगा? प्रोटोन पंप नहीं कर सकता है। अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया कॉम्प्लेक्स 3 के पास आया, फिर ये क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इसमें आ जाएगा, साइटोक्रोम C में आएगा। अब ये क्या करेगा? साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोटोन है इसको पंप कर देगा, हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे पंप करेगा प्रोटोन को। अब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल ही रहा है हमारा। इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ इधर इससे किसके पास जा रहा है? सेम फिर वही फंक्शन है, कॉपर के पास जाएगा, कॉपर सेंटर के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, देन जाएगा साइटोक्रोम A के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा, और इधर मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता ही है, सबके साथ मिलकर क्या कर दिया? वाटर का फॉर्मेशन हो गया। और साथ ही साथ क्या हो रहा है? यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, वो फिर से कहाँ पर पंप होगा? इधर पंप हो रहा है। ठीक, सेम वही प्रोसेस चल रहा है। ये जो प्रोटॉन यहाँ पे पंप हुआ, फिर वही इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, प्रोटॉन मोटिव फोर्स का जनरेशन होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक, यहाँ पर भी वो बनेगा। अब क्या करेगा? प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में जाएगा, F0 पार्टिकल एंड दिस इज F1 पार्टिकल। ये प्रोटॉन जाएगा यहाँ, रिलीज करेगा प्रोटॉन को,
मैट्रिक्स में कैटेलिटिक साइट को एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के, जो यहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, फॉस्फोराइलेशन होगा और क्या कर रहा है, ATP का प्रोडक्शन कर रहा है। सेम प्रोसेस चला है यहाँ पर भी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 यूज़ नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स 1 किसके लिए यूज़ हो रहा था, NADH के लिए यूज़ हो रहा था। अब FADH2 के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, 4, 2, 3 एंड 4 यूज़ हुआ है। फॉर FADH2 कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूज़ हुआ, 3 यूज़ हुआ और 4 यूज़ हुआ। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 यूज़ हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और क्या कर रहा है, ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो ये जो FADH2 रिड्यूस्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज हुआ, कितना प्रोटॉन यूज हुआ यहाँ पर, 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन, सेम 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूसेस 1 ATP। FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना पेयर ऑफ प्रोटॉन यूज हुआ है, 1, 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन यूज हुआ, देन इट प्रोड्यूसेस 2 ATP। सो 1 FADH2 produces how many ATP, 2 ATP। आई बात समझ में, NADH से कितना ATP मिला था हम लोग को, 3 ATP मिला था और FADH2 से कितना मिल रहा है, 2 ATP। एक FADH2 से हम लोग को कितना ATP मिला, 2 ATP मिला। यही हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लस हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। अब आगे एक और चीज़ देख लो, शटल सिस्टम। अभी हम लोग शटल सिस्टम देख लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग फिर क्या देखेंगे, एनर्जी अकाउंट देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का, कि टोटल हम लोग को शटल सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है शटल सिस्टम में। अच्छा, हमारा जो लिंक रिएक्शन में NADH2 प्रोड्यूस हुआ था और क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस हुआ था, किस में हुआ था, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये सारा रिएक्शन हुआ था। तो ये वहाँ से क्या हुआ, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ और ATP का प्रोडक्शन किया। बट ग्लाइकोलाइसिस हम लोग का कहाँ पर हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था, साइटोप्लाज्म में हुआ था, है ना। तो ये इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH2 है, कितना हम लोग को NADH मिला था, 2 NADH मिला था, ठीक। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एसिड बस डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकता है। जो ग्लाइकोलाइसिस हमारा जो साइटोप्लाज्म में हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हम लोग को कितना NADH मिला था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला था। तो ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, दे यूज 2 टाइप ऑफ शटल सिस्टम, ठीक। ये ऐसे सीधे नहीं कि बस गए और मेम्ब्रेन से इंटर करके अंदर चले गए मैट्रिक्स में। ये 2 टाइप का शटल सिस्टम को यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में एंटर करता है। सपोज दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये यूज करता है 2 टाइप ऑफ शटल सिस्टम को। एक होता है मैलेट ऑक्जेलेट, मैलेट ऑक्जेलेट शटल सिस्टम, और दूसरा हो गया ग्लिसरल फॉस्फेट शटल सिस्टम, ठीक। ये इसके साथ ये जो NADH प्रोड्यूस हुआ है, ये ग्लाइकोलाइसिस में ये क्या करता है, पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ में,
और ये जो ट्रांसपोर्टर के हेल्प से किसका और मैलेट ऑक्सिलेट जो शटल सिस्टम है उसके थ्रू ये मेम्ब्रेन में इंटर करता है। ये डायरेक्ट ऐसे इंटर नहीं करेगा, ये इसके थ्रू इंटर करेगा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। तो अगर ये मैलेट ऑक्सिलेट के साथ शटल सिस्टम को यूज़ करता है तो फिर ये मैट्रिक्स में जाके कितना प्रोड्यूस करेगा, NADH, 2 NADH को ही ये प्रोड्यूस करेगा। बट अगर ये ग्लिसरल फॉस्फेट शटल सिस्टम को यूज़ करता है देन वो मैट्रिक्स में जाके 2 NADH नहीं प्रोड्यूस करेगा, उसकी एनर्जी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। वो क्या प्रोड्यूस कर देगा वहाँ पर, FADH2 प्रोड्यूस करेगा। फिर अब ये क्या होगा, ये फिर इसके बाद अब ये मैट्रिक्स में आया, फिर सेम वो वही प्रोसेस चलेगा। उसके बाद फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। सारा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो प्रोसेस अभी मैंने बताया था सेम प्रोसेस चलेगा। तो अगर 2 NADH पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन इट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ATP। अगर 1 NADH कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 3 ATP कर रहा था, तो ये कितना करेगा, 6 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ग्लिसरल फॉस्फेट शटल के थ्रू जाएगा तो 2 FADH2 प्रोड्यूस करेगा। डैट मीन्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद हम लोग को कितना ATP मिलेगा, 4 ATP मिलेगा। ये पाथवे किसके लिए है, जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा NADH प्रोड्यूस होता है वो ये शटल सिस्टम वाला पाथवे को फॉलो करता है। बट ये पाथवे किसके लिए है, सिर्फ ये यूकैरियोट्स के लिए है। जो यूकैरियोट्स होते हैं वो इस पाथवे को फॉलो करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में तो नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स इस पाथवे को नहीं फॉलो करते हैं, उसमें ये शटल सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक, अब आ जाओ एनर्जी अकाउंट देख लो। अब देखो एनर्जी अकाउंट देख लो एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या हुआ था। हम लोगों ने क्या लिया था, ग्लूकोज को लिया था। ग्लूकोज था हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। सबसे पहला स्टेप क्या था हम लोग का, ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, जिससे हम लोग को क्या मिला था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट मिला। पाइरूवेट, उसके बाद क्या हुआ था, लिंक रिएक्शन हुआ था। लिंक रिएक्शन हुआ जिसमें हम लोग को क्या मिला था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना। देन 2 एसिटाइल कोएंजाइम A मीन्स 2 बार क्रेब्स साइकिल होगा। टू टाइम क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस फॉर 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। यही हुआ था। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग को क्या मिला था, 2 ATP मिला था बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था। बताया था मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में, क्या हुआ था, 2 ATP मिला था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और 2 NADH मिला। 2 NADH मिला, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग को नेट ATP कितना मिलेगा, 2 ATP तो रहेगा, और इसमें 2 NADH के लिए कितना मिलेगा, बिकॉज दे फॉलो शटल सिस्टम। तो या तो हम लोग को 2 NADH के लिए कितना मिलेगा, या तो 6 मिलेगा, या फिर अगर वो ग्लिसरल फॉस्फेट शटल को फॉलो किया होगा तो 4 मिलेगा। तो टोटल हम लोग को ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP मिल जाएगा, 6 + 2, या तो 8 मिलेगा
या फिर कितना मिल जाएगा, 4 + 2 6 मिलेगा। ठीक, इतना एटीपी हम लोग को मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस में। देन हम लोग का आता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में हम लोगों को बस 2 NADH मिला था, 2 NADH मिला था, जिसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद टोटल कितना एटीपी मिल जाएगा, फ्रॉम 1 ATP वी गेट from 1 NADH we get 3 ATP, then from 2 NADH we get 6 ATP। लिंक रिएक्शन में हम लोग को क्या मिला, 6 ATP मिल गया। अब फिर लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, 2 एसिटाइल कोएंजाइम हम लोग को मिला था, जो कि फिर वो क्रेब्स साइकिल में इंटर किया। क्रेब्स साइकिल में हम लोगों को कितना ATP मिला था, कौन कौन सा हुआ था, सबसे पहले NADH एक साइकिल में कितना हुआ था, 3 NADH हुआ था। देन 1 ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 1 ATP मिला था, और 1 FADH2 क्रेब्स साइकिल में मिला था। तो टोटल कितना हो गया, 3 NADH मीन्स कितना ATP, 9 ATP, 9 ATP मिला। फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 1 ATP मिला और 1 FADH2, डेट मीन्स कितना हो गया, 4 ATP, नहीं 2 ATP ना, हाँ 2 ATP हो गया। हाँ, तो टोटल कितना हो गया, एक क्रेब्स साइकिल से हम लोग को टोटल कितना ATP मिल गया, 12 ATP मिला। एक क्रेब्स साइकिल से 12 मिला, तो 2 क्रेब्स साइकिल से कितना मिल जाएगा, 24 ATP। तो अगर हमारा एक ग्लूकोज का पूरा जो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है, तो टोटल हम लोग को कितना ATP मिल गया, टोटल ATP कितना हो जाएगा, कितना हुआ, 20। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल से 24 मिला, 24 + 6 30 हो गया, 30 + 8 38 मिलेगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू यहाँ पर 6 ATP मिला है, तो कितना मिल जाएगा हम लोग को ATP, 24 + 6 30 + 6 36। तो या तो हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मिलेगा या फिर 36 ATP मिलेगा। ये किसके लिए है, यूकैरियोट्स के लिए है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कितना मिलेगा, 38 ATP मिलेगा। ये हो गया हमारा एनर्जी अकाउंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात और, जब आप हायर क्लास में जाओगे ना, तो ये जो 38 है आपका 32 ATP हो जाएगा, और ये जो 36 है कितना हो जाए, 36 है वो आपका कितना हो जाएगा, 30 ATP हो जाएगा। तो अभी आप लोग को ना इसके लिए अभी आप लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग के सिलेबस में ये 38 और 36 ATP है, तो आप लोग जितना भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको ये 38 और 36 को ही देख के ही सॉल्व करोगे। इस पे अभी 32 और 30 ATP पे अभी जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये समझोगे आप लोग बाद में, हायर क्लास में ही समझोगे, ठीक। इसको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कंफ्यूज कहीं अगर आप लोग बुक में देख लो कहीं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एनर्जी अकाउंट है उसमें लास्ट में हम लोग को 30 ATP मिलता है। ये भी सही है, पर अभी आप लोग इसको ही मान कर चलो, ठीक। तो अभी हो गया। अब हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, और 1-2 छोटा टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।